दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये पॉलिटी का, और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग यह पढ़ने वाले हैं और इसके सभी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्गीकरण एवं महत्व क्या है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा के आधार होते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को समाज में स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने की गारंटी देते हैं। ये अधिकार क्या है? ये अधिकार न केवल कहें तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि सरकार को भी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं कि नागरिकों को इन अधिकारों का उल्लंघन न करना पड़े। ठीक है, तो ये भूमिका हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच है। ठीक है, इसके बाद है कानून के समक्ष 14 से 18 में देखें क्या है कि कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, जैसे दुकानों में, होटलों में, कुओं में, तालाबों में, स्नान घाटों पर, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। ठीक है, इसके बाद रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। ठीक है, इसके बाद 19 से 22 में देखें, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, ये संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसके बाद है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, 20 में। 21 में आप जानते हैं कि जीवन और रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद है कि अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार है। ठीक है, और भारतीय संविधान में मूल अधिकार का महत्व है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें तो 23 से लेकर 24 के बीच में है। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। इसके बाद है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। ये सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को देखें, जो कि 25 से 28 में है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों में प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो कि 29-30 में है। इसमें है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो हमने इसका वर्गीकरण देखा। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे अनुच्छेद, ठीक है, जो मौलिक अधिकार की रीढ़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। क्या है कि भेदभाव का निषेध, किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15(1) में क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद का खंड 1 राज्य को केवल 5 संरक्षित नागरिक आधारों पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव से रोकता है। इसका मतलब यह है कि यदि भेदभाव केवल इन 5 बिंदुओं के आधार पर है तो वह अमान्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में देखें, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। ए में देखें कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर तक पहुँच। इसके बाद है कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्ट स्थानों का उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से किया जाता है या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होता है। ठीक है। 15(3) में इस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई है। 15(4) में क्या है कि इनमें यह अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। ठीक है। 15(5) में पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने हेतु प्रावधान है। 15(6) में EWS का जो अब देख रहे हैं, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है। तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आर्थिक आधार पर EWS आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमने 15 देखा। फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है कि सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर में समानता का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 खंड है। ठीक है। प्रारंभिक खंड 1 और खंड 2 अवसर की समानता के बारे में बात करते हैं और खंड 3 से लेकर 6 खंड 1 और 2 के अपवाद हैं। ठीक है। तो 16(1) में क्या दिया है? अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है। 16(2) में क्या है? कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) में है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंध में कोई भी आवश्यकता निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16(4) में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण करने का प्रावधान करता है। ठीक है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है। अनुच्छेद 16(4)(a) में क्या है? इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पद के वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जिसकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में राज्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। इसके बाद है, इसी में दिया हुआ है कि संविधान का 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में SC/ST के व्यक्तियों को शामिल करते हुए नौकरी में पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रावधान को व्यापक बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में 16 नवंबर 1992 के अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है। इसके अलावा यह पदोन्नति के मामले में आरक्षण का विस्तार नहीं कर सकता है। 16 के 4(b) में देखें, इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को किसी वर्ष की किसी भी अपूर्ण रिक्ति पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो 4(a) और 4 के तहत किए गए आरक्षण के किसी भी प्रावधान के अनुसार रिक्ति की एक अलग श्रेणी के रूप में भरने के लिए आरक्षित है। 16(5) में हम क्या देखते हैं? इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक संस्थान, धार्मिक संस्थान के पद पर उसी संप्रदाय का व्यक्ति आसीन होगा। ठीक है। 16(6) में यह आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। तो खंड 1 में कहा गया है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। यह खंड रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह केवल सार्वजनिक रोजगार में किसी भी उपलब्ध रिक्ति के मामले में समान अवसर का अधिकार देता है। यह खंड पदोन्नति या समाप्ति और राज्य रोजगार के अन्य पहलुओं पर भी लागू
होता है। ठीक है, खंड 2 में कहा गया है कि रोजगार में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य केवल उपरोक्त मानदंडों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, नोट में देखें तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य AIR 1963 के मामले में अदालत ने माना कि किसी समुदाय के पिछड़ेपन को मापने के लिए जाति एकमात्र निर्धारण मानदंड नहीं हो सकता है। यह उनकी गरीबी या वह स्थान जहां वे रहते हैं भी हो सकता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य AIR 1993 में मंडल मामला के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाओ आरक्षण के मुद्दे से निपटा। BP मंडल की अध्यक्षता वाला दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण की सिफारिश की गई। जो आज भी हम लोग जो देखते हैं कि 15% जो है SC को और ST समुदाय को 7.5% दिया जाता है और 27% OBC को आरक्षण दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आरक्षण के विषय में। ठीक है, आरक्षण से तात्पर्य विशेष सुविधा प्रदान करने से है। राज्य अपने नागरिकों के लिए समय समय पर उसकी स्थिति के अनुसार विशेष सुविधा दे सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6) के तहत राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर वंचित समूहों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु विशेष अधिकार दे सकता है। हाल ही में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बुनियादी संरचना के अंतर्गत माना है। विकास क्रम को हम देखें, आरक्षण जैसी अवधारणा के विकास में 2 भागों में इसको बांटकर देखा जा सकता है। एक तो स्वतंत्रता से पहले की और फिर स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पूर्व में देखें तो 1882 में ज्योतिबा फुले के प्रयासों के कारण निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1891 में त्रावणकोर केरल के राजा ने स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। 1901 में कोल्हापुर महाराष्ट्र के छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की, जिसे पहला सरकारी आदेश माना जाता है। ठीक है, 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा नौकरियों में गैर ब्राह्मणों को 49.5%, एंग्लो इंडियन को 16%, मुसलमानों को 16% और ब्राह्मणों को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच विधायिका में आरक्षण हेतु दलित वर्गों के लिए समझौता किया गया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत विधायिका में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 की गई। तो ये स्वतंत्रता से पहले आरक्षण का विकास क्रम था। अब स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान किया तथा अनुच्छेद 42 तथा अनुच्छेद 46 के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे राज्य के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करें। इसके लिए समय समय पर कई प्रावधान किए गए और कई समितियों का निर्माण किया गया। 1953 में काका कालेलकर समिति की स्थापना की गई, जिन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधारणा को स्वीकार किया, परंतु पिछड़े वर्गों के आरक्षण जो है उसको अस्वीकृत किया, यानी कि OBC आरक्षण की बात की जा रही है। इसके बाद देखें तो जनवरी 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को BP मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया, परंतु उनकी सिफारिश से पहले ही सरकार गिर गई। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के तहत 1257 समुदायों को शामिल किया तथा इसकी संख्या के आधार पर 27% आरक्षण की सिफारिश की। इसे प्रधानमंत्री BP सिंह के कार्यकाल में लागू किया गया था। 2006 में इसमें 3743 जातियों को शामिल किया गया। ठीक है, PV नरसिम्हा राव के काल में 1991 आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, परंतु यह लागू नहीं हो सका। आरक्षण को चुनौती देते हुए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया तथा
50% की सीमा जो है वो निर्धारित की। ठीक है, कि इससे अधिक जो है आरक्षण संभव नहीं है। 1995 में संसद के द्वारा 77वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके तहत SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद है 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, जिसे न्यायपालिका ने भी उचित माना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का परिचय। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने पिछड़े तबकों को, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु विधायिका में पूना पैक्ट से प्रभावित होकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 148 सीटों का आरक्षण किया था। वहीं संविधान का अनुच्छेद 15(4), 15(5) में और अनुच्छेद 46 में भी प्रावधान किया। इसके विकास हेतु समय समय पर कई प्रावधान किए गए। प्रभाव देखें तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है कि समानता जैसी स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होता है, समाज का विकास फलस्वरूप देश का विकास है। ठीक है, और मध्यम वर्गों का उदय जैसी जो है सकारात्मक प्रभाव दिखती है, और अस्पृश्यता में जैसी समस्या में कमी दिखाई देती है। नकारात्मक प्रभाव में देखें तो सामान्यतः अयोग्य व्यक्ति का चुनाव होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जो भी मुद्दा है ये थोड़ा सा विवाद का मुद्दा है, तो इसलिए हम इसे एकदम स्पष्ट नहीं माने। ये कई लोगों की मान्यता के आधार पर है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अयोग्य व्यक्ति का चुनाव हुआ है। फिर है कि सामाजिक तनाव देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रीय दल द्वारा इसे बढ़ावा देकर वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समाधान के रूप में हम देखें तो सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य करना, बुनियादी संरचना का विकास करना, लक्षित आरक्षण को स्थापित करना, राष्ट्रीय आयोगों द्वारा विकास हेतु कार्य किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी क्रीमी लेयर अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए। तो ये है। अब यह है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 9 जनवरी 2019 को केंद्रीय विधायिका ने संविधान में 103वां संविधान संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में 15(6) और 16(6) को स्थापित किया, जिसके आधार पर आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत गरीब सवर्णों को, जो सभी धर्मों में होंगे, को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निम्न शर्तें लागू की गई। इसके आय की सीमा जो है 8 लाख तक या 8 लाख से कम हो। ठीक है, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ या उससे कम होना चाहिए। आवासीय घर जो है 1000 वर्ग फीट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। और नगर पालिका के तहत 100 गज अथवा उससे कम भूमि होनी चाहिए। नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 200 गज या उससे कम भूमि होनी चाहिए। तो ये है। इसके बाद है कि इसके पक्ष में भी कुछ तर्कें हैं और विपक्ष में भी। तो पक्ष में क्या तर्क है कि सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे, आर्थिक आधार पर समानता को स्थापित करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, HDI में वृद्धि करना। ठीक है, ये पक्ष में तर्क है। विपक्ष की बात करें तो कई समूहों द्वारा संख्या के आधार पर अधिक आरक्षण की मांग किए जाने की संभावना। ठीक है, इसके बाद है कि 50% की सीमा के बंधन को तोड़ा गया। ठीक है, और इसमें देखें कि पूर्णतः सही आंकड़ों का अभाव इसमें देखने को मिलता है, जो हम आजकल देखते भी रहते हैं, मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती है कि EWS का जो प्रमाण पत्र है उसमें कोई विश्वसनीयता जो है वो स्पष्ट नहीं होती है। तो ये है। अब इसके समाधान की कुछ बातें हैं वो भी दी गई है। तो समाधान में क्या है, योजनाओं को अंतिम लोगों तक पहुंचाने का यहाँ पर योजना है। बुनियादी संरचना का विकास करना, नीति निर्धारण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और आंकड़ों की सही गणना की जाए। जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उसी को लाभ दिया जाए। ये सभी समाधान के उपाय हैं। अब हम देखते हैं कि जातीय गणना आधारित आरक्षण। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय विधायिका द्वारा कई राज्यों की मांग पर जातीय जनगणना कराने संबंधी अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए 127वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों को सामाजिक सशक्तिकरण स्थापित करने हेतु जातीय जनगणना करने का अधिकार प्रदान
किया गया। बिहार राज्य ने हाल ही में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की। इसके आलोक में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्तमान आरक्षण में 15% की वृद्धि करते हुए 65% आरक्षण प्रदान किया गया, परंतु पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन के कारण इसे अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। ठीक है, प्रभाव में देखिए, लक्षित आधारित आरक्षण को स्थापित करने में सहायक। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करना। फिर उसके बाद है सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, समानता आधारित समाज का विकास करना और HDI में सुधार करना। ये सकारात्मक प्रयास के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में देखें तो लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होती है। बिहार जैसे राज्यों में जहां जातिगत व्यवस्था जमीनी स्तर पर तक लागू है, वहां एक जाति की संख्या में वृद्धि होने से दूसरी जाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अधिकार का भी। और सामाजिक तनाव में वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की जाती है और असमानता जैसी स्थिति में वृद्धि हो सकती है। ये सभी नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) इससे क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकों को अपने विचार को लिखकर, बोलकर, फिल्मों के माध्यम से प्रकट करते हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया है। हाल ही में पूर्व न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायपालिका के स्वस्थ आलोचना को भी लोकतंत्र के लिए लाभदायक माना है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यह क्या है? यह अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ मामला है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित होकर समाज को गतिशील बनाने हेतु तथा नए विचार को महत्व प्रदान करने हेतु संविधान में 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने विचार को बोलकर, लिखकर, चित्रों के माध्यम से प्रकट कर सकता है। परंतु हाल के दिनों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने, जैसे ट्विटर विवाद, इंटरनेट, मीडिया की आज़ादी आदि ने इसे पुनः चर्चा में ला दिया है। ठीक है, प्रभाव देखें तो इसके फायदे क्या है? जो बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे क्या है? तो लोकतंत्र की मजबूती होती है। यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और नीतियों पर सुझाव देने का अवसर देता है। ठीक है, सामाजिक जागरूकता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से समाज में मुद्दों पर चर्चा होती है और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, और सृजनात्मकता का विकास भी होता है, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में नई नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, मानवाधिकार की सुरक्षा भी होती है। यह मौलिक अधिकार व्यक्ति को भय मुक्त वातावरण में जीने और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता है। और जनमत संग्रह में भी, जनमत निर्माण में भी यह क्या होता है? फायदेमंद होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आदान प्रदान से जनमत का निर्माण होता है, जिससे लोकतांत्रिक निर्णय अधिक सार्थक बनते हैं। तो ये सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सकारात्मक प्रभाव है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है कि अत्यधिक स्वतंत्रता से अव्यवस्था। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई सीमा न हो तो यह अराजकता, झूठी खबरों और अफवाह फैलाने के माध्यम बन सकती है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। इसका है धर्म, जाति और समुदाय में तनाव, भड़काऊ भाषण या लेख समाज में सांप्रदायिकता और हिंसा को जन्म दे सकते हैं। तो ये है। इसका है राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है, ये संभावना है। देश विरोधी प्रचार, संवेदनशील सैन्य या सुरक्षा संबंधी जानकारी का खुलासा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है व्यक्तिगत गरिमा का भी हनन होता है। बिना तथ्य के आरोप लगाना, ट्रोलिंग या अपमानजनक टिप्पणी से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। हालांकि उनको निजता का अधिकार भी है, तो यहाँ इससे टकराव देखने को मिलती है। इसके बाद है सामाजिक मीडिया का दुरुपयोग। डिजिटल युग में गलत सूचनाओं और नफरत फैलाने वाली सामग्री के कारण सामाजिक सामंजस्य बिगड़ सकता है। तो ये सभी कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। इसके अलावा और भी आप अपने मन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या क्या है। तो ये आपको एग्ज़ाम में इनपुट के रूप में दे सकते हैं।
तो यहाँ जो सबसे पहला दिया है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ 1972 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है। इसका बाद है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया, जिससे अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला माना गया था। ठीक है। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसका बाद है KA अब्बास बनाम भारत संघ में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं के भीतर सेंसरशिप की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ठीक है। इसके बाद है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। ठीक है। 2004 का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य। यह 1986 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है। यानी कि चुप रहना भी एक तरह की आवाज़ ही है, तो उस हिसाब से चुप रहने का भी अधिकार जो है वो शामिल होना चाहिए। ये बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य का फैसला था 1986 में। उसके बाद है एक्सेल बियर बनाम भारत संघ। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यवसाय करने के अधिकार में व्यवसाय बंद करने का अधिकार भी शामिल है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, बीजो इमैनुअल बनाम जो केरल राज्य का मामला था। उसी प्रकार से एक्सेल बियर बनाम भारत संघ में कि व्यवसाय करने का अधिकार में व्यवसाय बंद करने का भी अधिकार शामिल है। और सायरा बानो केस में हम देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला ने 3 तलाक की धार्मिक मान्यता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके समाधान के विषय में संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्ता देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया, परंतु समय समय पर व्यक्ति तथा राज्य द्वारा इस पर नियंत्रण लगाने तथा प्रयोग को लेकर तनाव भी देखने को मिलता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र मध्यवर्ती रास्तों को अपनाता है, जिसमें सामंजस्य जैसी स्थिति दिखाई देती है। इस अधिकार का प्रयोग करते समय नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय भावना, सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित होकर समाज को गतिशील बनाने हेतु तथा नए विचार को महत्व प्रदान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है, जिसके तरफ प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या चित्रों के माध्यम से प्रकट करता है। परंतु हाल के दिनों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों ने इसे पुनः चर्चा में ला दिया है, जैसे ट्विटर विवाद, इंटरनेट, मीडिया की आज़ादी आदि, जिसके कारण कई प्रकार की नई नई चुनौतियां जो है वो दिखाई दे रही है। तो हमने ये अनुच्छेद 19 पढ़ा और इससे जुड़ी हुई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने पढ़ी। अब जो है अनुच्छेद 21 देखें तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार के तहत जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया है, जो प्रत्येक भारतीय तथा विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। इसे किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में मौलिक ढांचा जो है माना गया। तो उच्चतम न्यायालय ने 1950 में गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या करते हुए विधि कानून को महत्ता प्रदान की। वहीं 1978 में मेनकावाद में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 21 के विस्तृत व्याख्या की तथा गरिमापूर्ण जीवन जैसी अवधारणाओं को स्थापित किया। तो समय समय पर विभिन्न वादों के आधार पर उच्चतम जो न्यायपालिका है ने कई प्रकार की अवधारणाओं को स्थापित किया, जैसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार के तहत व्याख्या की अनुच्छेद 21(a) में। भोजन का अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, साफ हवा, पर्यावरण का अधिकार, ठीक है,
साफ पानी का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, इच्छा मृत्यु का अधिकार, इसके तहत 35 से लेके 38 प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो भोजन का अधिकार में देखें इसमें तो वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार भोजन के अधिकार से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके न्यूनतम संभव कीमत पर उसकी मांग के अनुरूप पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता से है, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का प्रावधान किया तथा अनुच्छेद 47 में पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था को स्थापित किया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUSL बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया कि भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। प्रमुख सरकारी प्रयास देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA, ठीक है। फिर उसका है मिड डे मील योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS योजना, इसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन और मेगा फूड पार्क योजना, ये सभी भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में या जो कि 1984 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के दायरे में रखते हुए व्याख्या की। उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना, ठीक है। पश्चिम बंगाल खेज मजदूर समिति वाद 1996 में अनुच्छेद 21 का दायरा विस्तृत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य को निर्देश प्रदान किया गया। और सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वस्थ भारत मिशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमन, ये सभी प्रमुख सरकारी प्रयास हैं जो स्वास्थ्य के अधिकार को संपुष्ट करते हैं। इसके बाद है इच्छा मृत्यु का अधिकार, ये भी नई जो है ये चर्चा आई है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या है। इच्छा मृत्यु का तात्पर्य गरिमापूर्ण मृत्यु से है, जिसमें व्यक्ति असाध्य रोग अथवा अन्य कारणों से पीड़ित होकर मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। IPC की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानता है तथा अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का प्रावधान करता है। NGO जो है कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देती है उसी प्रकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण मरने का अधिकार देना चाहिए। विधि आयोग की 241वीं रिपोर्ट भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की सिफारिश करता है। कई देशों में इच्छा मृत्यु के संबंध में कानून का निर्माण है तथा उसे मान्यता प्राप्त है। अमेरिका में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है, परंतु अमेरिका कुछ राज्यों जैसे वाशिंगटन, मोन्टाना, ओरिजन में सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है प्राप्त है, ठीक है। इसमें निष्क्रिय है लेकिन कहीं कहीं सक्रिय है। नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे यूरोपियन देशों में सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। कॉमन कॉज के याचिका पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सक्रिय की जगह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया। तो ये देखिए सक्रिय और निष्क्रिय में क्या फ़र्क क्या है। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में है, इसके अंतर्गत लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जहर का इंजेक्शन देकर मृत्यु दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। और निष्क्रिय में क्या होता है कि इससे तात्पर्य गंभीर बीमारी की स्थिति में जब व्यक्ति पूरी तरह से मशीन पर निर्भर हो तथा मशीन हटाने से उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना हो तो उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की श्रेणी में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करता है, यानी कि भारत में भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो है वैधता है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता अभी नहीं है। लेकिन कई देशों जैसे आपने पढ़ा
कि नीदरलैंड, बेल्जियम जैसी यूरोपियन जो देश हैं वहाँ दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है। तो इससे तात्पर्य किसी भी प्रकार से अपनी जानकारी को न देने से है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी को किसी भी रूप में दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है और न देने का अधिकार रखता है तो इसे निजता के अधिकार की श्रेणी में माना जाता है। 2017 के पुट्टू स्वामीवाद में 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक मत से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत व्याख्या की। न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अनुसार निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में है, इसे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का मूलभूत आधार शिक्षा को माना जा सकता है, जो पशु से मानव निर्माण को सुनिश्चित करता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करते हुए इसे गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से जोड़ा है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है वो पारित किया इसके लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 का महत्व क्या है। तो 21 का महत्व है, इसमें कुछ दी गई है बातें। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है इससे। यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिकों को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, जीवन का व्यापक अर्थ क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर निर्णयों में जीवन की परिभाषा को विस्तृत किया है। जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? तो इसमें यात्रा करने, बोलने, विचार व्यक्त करने, पसंद से जीवन जीने, पसंद से विवाह करने और शिक्षा प्राप्त करने जैसी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा विस्तार। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालय ने अनेक अधिकारों को शामिल किया, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। ठीक है, तो ये है। महत्व में देखें तो जैसे कि हमने महत्व में देखा कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा, जीवन का व्यापक अर्थ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायपालिका द्वारा विस्तार। तो अब है मानव गरिमा का संरक्षण। इसका महत्व है अनुच्छेद 21 का। तो यह अनुच्छेद व्यक्ति को केवल जीवित रहने का ही नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है यह। तो अनुच्छेद 21 नागरिकों को यह आश्वासन देता है कि उनकी स्वतंत्रता और जीवन को मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता है। यह कानून के शासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ मामले, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं वह देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है A.K. गोपालन केस 1950। तो 1950 के दशक तक अनुच्छेद 21 का दायरा थोड़ा सीमित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अभिव्यक्ति संविधान में अमेरिकी उचित प्रक्रिया के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया। ठीक है, इसके बाद आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 में। इस मामले में गोपालन केस के फैसले को पलटते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 वाटर टाइट डिब्बे नहीं हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत सन्निहित है। इस प्रकार अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले कानून को अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित या मनमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम दिल्ली संघ शासित प्रदेश 1981 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई भी प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष
और न्याय संगत होनी चाहिए, न कि मनमानी, सनकी और या काल्पनिक। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ये मामला क्या था कि इस मामले 1985 का मामला है। इस मामले ने पहले अपनाए गए रुख को दोहराया कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष और न्याय के मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की विस्तारित व्याख्या को बरकरार रखा। ठीक है। तो हम लोगों ने 21 को, अनुच्छेद 21 को विस्तार पूर्वक देखा। अब हम लोग अनुच्छेद 32 की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो देखें। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। फिर परमादेश। ठीक है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब परमादेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है निषेधाज्ञा। ठीक है। अब ये क्या, निषेध क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जो है वो जारी करता है। ठीक है। और इसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो ये अधिकार परीक्षा की बात हुई। इसका था उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के 5 रिटों को पढ़ा, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है। अब हम लोग इसका महत्व देख लेते हैं। ठीक है। महत्व क्या है? मौलिक अधिकारों का यह संरक्षण करता है। ठीक है। यह रिट व्यक्ति को राज्य या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उनके अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के लिए त्वरित और प्रभावी साधन प्रदान करती है। ठीक है। एक तो ये है। इसके बाद है न्यायिक समीक्षा। ये रिट न्यायपालिका को सरकारी निकायों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संस्थानों के कार्यों पर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्यवाहियाँ वैध है, उनके अधिकार के दायरे में है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। ठीक है। तो एक तरह से न्यायिक समीक्षा हो जाती है। उसके बाद है शक्तियों के दुरुपयोग की रोकथाम। परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी रिटें सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों द्वारा अधिकार के मनमाने प्रयोग के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है। वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कानूनी प्रक्रियाओं, निष्पक्षता और पारदर्शिता का पालन करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है। ये है। इसके बाद है कि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। रिट प्रशासनिक और न्यायिक निकायों को उनके कार्यों या चूक के लिए जवाबदेह ठहराती है। वे कानून की त्रुटियों या अधिकार क्षेत्र की जातियों को सुधारने में मदद करती है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। इसके बाद है न्याय और समानता को बढ़ावा देना। रिट क्या करता है? रिट व्यक्तियों को अन्याय, उत्पीड़न
या अधिकारों के गैरकानूनी अभाव के खिलाफ समय पर और प्रभावी उपचार तक पहुंच प्रदान करके न्याय और समानता को बढ़ावा देने में योगदान करती है। वे कानून के शासन को कायम रखते हैं और सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत समान सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने जो महत्व देखा है यह अनुच्छेद 32 का महत्व देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, और इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का क्या महत्व है। तो मूल अधिकार तानाशाही से रक्षा करते हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी है। मूल अधिकार में संविधान के दर्शन पाए जाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्ति गरिमा और सम्मान का जीवन जीने के अवसर देते हैं। इसके बाद है समानता की गारंटी देते हैं। यह सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं। नागरिकों को अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, संघ बनाने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये अधिकार नागरिकों को शासन में भागीदारी और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का अवसर देते हैं, जिससे लोकतंत्र जीवंत रहता है। ठीक है, इसके बाद है न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। मूल अधिकार क्या है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या करते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये है। फिर उसके बाद है कि मूल अधिकार क्या करते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये अधिकार समाज में कमज़ोर और वंचित वर्गों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करते हैं। और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में भी मूल अधिकार का विशेष महत्व है। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज यह पूरा अध्याय जो पढ़ा ये मौलिक अधिकार का, और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जो बातें हैं वो देखने को मिली, और ख़ास करके जो मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से जो बातें दी गई थी उसी को इसमें रखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।